नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश खोजा और आप मेरे साथ जुड़े हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम कर रहे हैं रैपिड रिवीजन क्लास 10th का, जिसमें सामाजिक विज्ञान के समकालीन भारत सेकंड पुस्तक चल रही है, जिसमें अध्याय क्रमांक 7 को हम हल करने वाले हैं। ये अध्याय है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं क्या है, इस नाम से ही आप समझते हैं। जैसे आपने इस चैप्टर को साल भर आपने पढ़ रखा है, उसको हम एक क्लास में रिवाइज करने वाले हैं कि आपने किस प्रकार के क्वेश्चनों को हल किए हैं और यहां से एग्जाम में कौन से आएंगे। अब इस राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा के अंतर्गत आते हैं, आपका परिवहन क्षेत्र आ जाएगा, व्यापार आ जाता है और संचार आ जाता है। परिवहन, व्यापार और संचार ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इन इन तीनों का एक दूसरे से आपस में कनेक्शन होता है, परिवहन, संचार और व्यापार का। इन तीनों में से किसी एक कारक को छोड़ दिया जाता है तो ये तीनों कारक, दोनों बाकी के कारक भी रुक जाते हैं। अब परिवहन के अंतर्गत आपने पढ़ा है कि भाई परिवहन की अलग अलग विधाएं पढ़ी है आपने। परिवहन की आपने अलग अलग विधाएं पढ़ी है। जैसे जब भारत में परिवहन की चर्चा आती है, चाहे विश्व के किसी भी देश में परिवहन का नाम आता है, तो यहां पर परिवहन के कुछ प्रकार देखे जाते हैं। जैसे एक होता है आपका स्थलीय परिवहन, एक रहता है अपना जलीय परिवहन, एक रह जाता है आपका वायु परिवहन। वायु परिवहन, अब ये तीन प्रकार के परिवहन होते हैं। अब इन परिवहन को अलग अलग भागों में फिर से विभाजित किया जाता है। जैसे आप स्थलीय परिवहन की बात करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सबसे पहला और सबसे प्राचीन साधन सड़क मार्ग। दूसरे नंबर पर आता है रेल मार्ग, जो औद्योगिक क्रांति के बाद में विकसित हुआ था 19वीं शताब्दी में। रेल मार्ग के बाद में एक परिवहन आता है आपका पाइपलाइन। ये सबसे नवीनतम परिवहन विधा है पाइपलाइन, जिसमें आपको एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद में आपके निर्बाध रूप से परिवहन संचालित रहता है। इनमें परिवहन के साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जो वाहनों की देरी इत्यादि होती है, उनसे उन जैसी समस्याओं का समाधान पाइपलाइन परिवहन में हो जाता है। फिर आता है आपका जलीय परिवहन, यानी कि समुद्री मार्गों या आपके समुद्री मार्गों और नदियों के द्वारा होने वाला परिवहन। यह परिवहन आपके दो प्रकार का होता है। एक रहता है आंतरिक जलीय परिवहन और दूसरा रहता है समुद्री जलीय परिवहन। समुद्री परिवहन, समुद्री परिवहन का अर्थ है विश्व के जो विशाल महासागर है, जैसे हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, प्रशांत महासागर है, इन विस्तृत महासागरों से होकर जो जलीय मार्ग गुजरते हैं वो समुद्री परिवहन कहलाते हैं। देश के भीतरी भागों में नदियों या नहरों के माध्यम से जलीय परिवहन होता है, वो आंतरिक परिवहन कहलाता है। या फिर देश के तटवर्ती भागों में, देश के तट के सहारे, तट रेखा के सहारे अवस्थित सागरीय क्षेत्र में जो तट रेखा के सहारे जलीय परिवहन किया जाता है, उसे भी आंतरिक परिवहन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। फिर आपका वायु परिवहन आता है। वायु परिवहन में भी दो प्रकार से हो जाते हैं, आपके देश के भीतर वायु परिवहन और एक आपके आ जाता है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। तो इस प्रकार से ये परिवहन की विधाएं देखी जाती है। इसमें परिवहन के अलावा आपके संचार के साधन देखे जाते हैं। संचार, संचार के अंतर्गत आप क्या समझते हैं कि भाई सबसे पहले जो डाक सेवाएं हैं, प्राचीन समय की डाक सेवाओं को पढ़ा जाता है यहां पर। फिर आधुनिक समय का जो आपके आधुनिक संचार साधन है, जैसे संचार साधन, आधुनिक संचार साधनों में आप देखते हैं कि आपके फिर डाक के बाद में रेडियो है, टीवी है, फिर वर्तमान में आपके मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, टेलीफोन्स आ जाते हैं, स्मार्टफोन्स आ जाते हैं। ये सारे आपके आधुनिक संचार के साधन हैं। अब यहां पर आपके डाक सेवा में आपके अति महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन भी बनता है, और इस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिसकी आपने यहां पर चर्चाएं की है। जैसे डाक सेवा में आपके प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार की प्रणालियां होती है। प्राथमिक और द्वितीयक डाक होते हैं। इन दोनों डाकों को आपको विशेष याद रखना है। पूरा सारांश बता रहा हूं आपके इस चैप्टर का कि आपके इस चैप्टर में वस्तुतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ते हैं आप। अब यहां पर प्राथमिक डाक सेवाएं कौन सी है? ऐसी डाक सेवाएं जिनके परिवहन के लिए आपको क्या करना होता है, आप वायु मार्ग का उपयोग करते हैं, वो प्राथमिक डाक सेवाएं कहलाती है। जैसे आपके कार्ड वे बंद लिफाफा आधारित जो डाक होते हैं वो प्राथमिक डाक सेवाएं कहलाते हैं, और इनका परिवहन किसे होता है? वायु मार्ग द्वारा इनका परिवहन होता है। अब परिवहन कैसे होता है? भाई आप कोई डाक भेजते हो तो उसको आप पोस्ट ऑफिस में जाकर पोस्टमैन को देकर आते हैं,
फिर वहां से किसी दूसरे स्थान पर आपको भेजना होता है जो आपने एड्रेस लिखा है। उस एड्रेस पर भेजने के लिए किसी ना किसी मार्ग का प्रयोग किया जाता है, वो स्थलीय मार्ग से, जलीय मार्ग से या फिर वायु मार्ग से होता है। अगर उसके लिए वायु मार्ग काम में लिया है तो वो प्राथमिक श्रेणी का डाक कहलाता है। इसी प्रकार से द्वितीयक श्रेणी के डाक होते हैं जिसमें आपके रजिस्टर्ड डाक, किताबें, अखबार और मैगजीन, इस प्रकार की सामग्रियों का अगर डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो वो द्वितीयक श्रेणी के डाक कहलाते हैं। और द्वितीयक श्रेणी के डाक के लिए आप इसके परिवहन के लिए स्थलीय परिवहन को काम में लिया जाता है। स्थल व जल परिवहन को काम में लिया जाता है, यानी कि आपके सड़क मार्ग, रेल मार्ग या फिर समुद्री मार्गों द्वारा या आंतरिक जलीय मार्गों के द्वारा इनका परिवहन होता है। ये होती है डाक सेवाएं। डाक सेवाओं के बाद में आपने यहां पर इसमें पढ़ा है कि संचार सेवाओं के बाद में अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को आपने पढ़ा है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपने क्या बातें देखी? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपने पढ़ा, देखो व्यापार क्या होता है, दो व्यक्तियों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान होता है तो उसको हम व्यापार कहते हैं। अगर यही वस्तुओं का आदान प्रदान दो व्यक्तियों के बजाय दो देशों के मध्य होने लग जाए तो उसको हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दो घटक देखने को मिलते हैं। दो घटक कौन से आते हैं? एक तो होता है इसमें आयात और दूसरा रहता है निर्यात। आयात निर्यात क्या होते हैं? अगर भारत भारत एक देश है, किसी दूसरे देश के साथ वस्तु का आदान प्रदान करता है तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब दूसरा देश मान लीजिएगा कि हो कोई दूसरा देश है, मान लीजिए अमेरिका है या फिर आपके ब्रिटेन है। अब भारत इनके साथ में व्यापार कर रहा है कि भाई देश भारत है। भारत अगर वस्तुओं को खरीदता है, वस्तुएं अन्य देश से खरीदे, अन्य देश से खरीदता है तो वो क्या कहलाता है? आयात कहलाता है। और अगर भारत अपनी वस्तुओं का या फिर अपने उत्पादों को किसी दूसरे देश को बेचता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अगर भारत क्या करता है या अन्य देश को वस्तुएं बेचता है, अन्य देश को वस्तुएं बेचता है तो ये क्या कहलाता है? निर्यात कहलाता है। अब इसमें एक टर्म्स आती है व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन क्या होता है? व्यापार संतुलन, जब आयात और निर्यात के मूल्य लगभग बराबर हो जाते हैं तो उसको व्यापार संतुलन कहा जाता है। देखिएगा, कोई भी देश है तो वो व्यापार जरूर करेगा। अगर व्यापार कर रहा है, अगर उसमें आयात की मात्रा और निर्यात की मात्रा, इनके मूल्य बराबर है, आयात मूल्य और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य दोनों बराबर है तो वो व्यापार संतुलन कहलाता है। अगर आयात का मूल्य ज्यादा है और निर्यात का मूल्य कम है तो वो व्यापार घाटे की स्थिति में होता है। आप खरीद ज्यादा कर रहे हैं, खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो आपका आयात मूल्य ज्यादा बढ़ जाता है। कम मात्रा में वस्तुएं बेच रहे हैं तो उसे निर्यात घट जाता है तो व्यापार का घाटा कहलाता है। और अगर आपके द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों में वृद्धि, निर्यात मूल्य अधिक होते हैं और आयातित वस्तुओं का मूल्य कम होता है तो इस स्थिति में आपका व्यापार लाभ की स्थिति में होता है। इसे धनात्मक व्यापार भी कहा जाता है। तो ये आपकी प्रमुख बातें थी ही जो इस चैप्टर में आपने पढ़ी। इसका पूरा सारांश मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इनकी विस्तार से हम चर्चाएं क्वेश्चनों के साथ हल करते हुए चलते जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्याएं करेंगे। अब इस चैप्टर का ब्लूप्रिंट क्या है? जो ये भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं थी, ये तीन प्रमुख जीवन रेखाएं मैंने आपको बता दी। कौन कौन सी थी? संचार, परिवहन और व्यापार। ये तीन प्रमुख महत्वपूर्ण जीवन रेखाएं हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की। अब इनमें से आपके क्वेश्चन किस प्रकार कहेंगे? एक क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, एक रिक्त स्थान पूर्ति वाला रहेगा और एक अति लघुतरात्मक सवाल रहेगा। महत्वपूर्ण बातें सारी मैंने यहां पर सारांश के रूप में आपको बता दी है। अब यहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सीधा बन सकता है भाई यहां से क्वेश्चन, और फिर डीपली अध्ययन हम करेंगे आगे क्वेश्चनों के माध्यम से। सबसे पहले चलते हैं वस्तुनिष्ठ सवालों की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है?
आपने पाइपलाइन परिवहन को पढ़ा है, अभी हमने बताया। स्थल परिवहन के अंतर्गत एक नई विधा आती है पाइपलाइन परिवहन। इनमें से एक पाइपलाइन है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जिसके लिए HVJ नाम भी लिखा जाता है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। इस पाइपलाइन का संबंध कौन से राज्य से नहीं है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। अब इस पाइपलाइन का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं है। अब अन्य कौन कौन से राज्यों से है? तो देखिएगा, यह पाइपलाइन गुजरात से शुरू होती है। गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से आपके मध्य प्रदेश में जाती है, गुजरात से मध्य प्रदेश में जाती है, मध्य प्रदेश से फिर आपके उत्तर प्रदेश तक ये पाइपलाइन जाती है। तो प्रमुख बिंदुओं को आप देखेंगे तो गुजरात में मुख्य बिंदु आता है आपका हजीरा। हजीरा गुजरात से प्रारंभ होती है, फिर आपके मध्य प्रदेश के विजयपुर तक जाती है, मध्य प्रदेश के विजयपुर तक, और फिर यहां से विजयपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये पाइपलाइन जाती है। तो ये तीनों स्थान भी महत्वपूर्ण याद रख लेना कि हजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश में रहता है। अब यहां से गैस का परिवहन किया जाता है, जो प्राकृतिक गैस है, इस गैस का परिवहन इस पाइपलाइन से होता है। जो यहाँ के गुजरात के अपतटीय क्षेत्रों में गैस का उत्पादन किया जाता है, गुजरात और मुंबई हाई के क्षेत्रों में, गुजरात और मुंबई हाई यानी कि जो आपका बसीन और मुंबई हाई बेसिनों से जो आपके गैस उत्पादित की जाती है, उस गैस का परिवहन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक परिवहन करने के लिए यह पाइपलाइन बिछाई गई है। इस पाइपलाइन के द्वारा इन राज्यों में, और पड़ोसी इनका राज्य राजस्थान, राजस्थान में इसकी कुछ, इस पाइपलाइन से कुछ शाखाएं राजस्थान की तरफ जाती है। तो इन राज्यों में यानी कि जो उत्तरी और पश्चिमी राज्य हैं, इन राज्यों में उर्वरक उद्योगों और विद्युत उत्पादन संयंत्रों की तरफ विद्युत आपके गैस की सप्लाई की जाती है। अब विद्युत संयंत्रों में आप देखेंगे कि यहां से एक शाखा निकाली जाती है एक राजस्थान की तरफ, जो राजस्थान के 12 जिले में अंतः विद्युत संयंत्र को गैस सप्लाई करती है। तो यह है आपकी भारत की महत्वपूर्ण पाइपलाइन परिवहन, जो कि लगभग 1700 किलोमीटर लंबी है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन, जो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य बिछाई गई है। फिर चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन वाहन अंतरण हानियों तथा देरी को घटाता है? एक ऐसा परिवहन का साधन जो वाहन अंतरण और देरी की हानियों को घटाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? सीधा आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि एक ऐसी परिवहन की विधा है जिसमें वाहनों की देरी होती है। जैसे आप कभी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन देरी से आ रही है, बस स्टेशन पर बस देरी से आ रही है, तो ये देरी वाली समस्या है, उसका समाधान किस परिवहन में होता है? एक ऐसा परिवहन जिसमें इन साधनों की आवश्यकता ही नहीं हो, वहां पर इसका आपके वाहन अंतरण की यह समस्या समाप्त हो जाती है। रेल परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, सड़क परिवहन या फिर जल परिवहन। आप जल परिवहन करेंगे तो आपको यहां पर नाव या जहाज की आवश्यकता होती है। सड़क परिवहन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? बस चाहिए या फिर कोई आपके 4 व्हीलर 2 व्हीलर आपको व्हीकल चाहिए। आप रेल परिवहन में जाएंगे तो आपके लिए ट्रेन की आवश्यकता रहती है, तो इनमें देरी हो सकती है। लेकिन पाइपलाइन के लिए आपको कोई वाहन नहीं चाहिए होता है। एक बार पाइपलाइन आप बिछा देते हैं और उसके बाद में लगातार निर्बाध रूप से आप उसमें द्रव पदार्थों का या फिर गैसीय पदार्थों का परिवहन कर सकते हैं। तो यह परिवहन की वो विधा है जो वाहन अंतरण और देरी जैसी समस्याओं का समाधान कर देती है। खर्चा एक बार आता है, उसके बाद में निर्बाध रूप से संचालित होता रहता है, बस मेंटेनेंस की आवश्यकता रहती है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन है। अब देखो पतन ही क्या होते हैं। एक शब्द आपको याद रखना है, पतन। पतन का अर्थ क्या होता है? देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहले पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कांडला। आपको आंसर देना है। अब देखो पतन का अर्थ क्या होता है, जैसे जहां पर ट्रेन रुकती है उस स्थान को रेलवे स्टेशन कहते हैं, रेलवे स्टेशन कहते हैं। और इसी प्रकार से जहां पर बस रुकती है वो बस स्टैंड होता है। जहां पर हवाई जहाज उतरते हैं, हवाई जहाज की लैंडिंग होती है, टेक ऑफ होता है, वो स्थान आपके हवाई अड्डा कहलाता है वहां पर। इसी प्रकार से जिस स्थान पर जहाज रुकते हैं, समुद्री जहाज या जलीय जहाज आकर रुकते हैं, वो स्थान कहलाता है पतन। इस पतन पर जहाज आकर रुकते हैं, उसमें सामान को चढ़ाया जाता है, उतारा जाता है, यात्री चढ़ते हैं, यात्री उतरते हैं। अब भारत की तट रेखा देखते हैं आप, जब भारत का मानचित्र देखते हैं
तो मानचित्र में आप देखते हैं कि समुद्री आपके यहां पर आपके ये पूर्वी तट है और ये आपका पश्चिमी तट और पूर्वी तट है। ये कौन सा है? ये आपका पश्चिमी तट है और उधर पूर्वी तट है। ये आ जाएगा आपका पूर्वी तट और यहां पर है आपका पश्चिमी तट। इन दोनों तटों पर आपके बंदरगाह फैले हुए हैं, यानी कि जो समुद्री पतन है यहां पर फैले हुए हैं। सब पतन के लिए एक और शब्द काम में लिया जाता है जिसे हम कहते हैं बंदरगाह है। अब देखो, पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और कांडला। तो देखिएगा ये पतन है कहां कहां पर। इन पतनों को आप देखेंगे तो देखिएगा यहां पर पतन है गुजरात वाले क्षेत्र में कांडला, कांडला पतन जो कि गुजरात में है। इसे वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय पतन भी कहते हैं। एक पतन लिखा है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पतन कहां पर है? यहां पर आपके आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में विशाखापट्टनम है, पटनम या पतनम। एक पतन लिखा हुआ है चेन्नई, ये यहां पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में चेन्नई पतन है। एक और कौन सा पतन दिया है? पारादीप, यहां पर ओडिशा वाले क्षेत्र में पारादीप पतन है। यहां पर आपको क्या पूछा है? पश्चिमी तट पर कौन सा है? तो पश्चिमी तट पर आपके आ जाता है कांडला पतन, जो कि पश्चिमी तट पर है, गुजरात राज्य में है। और इसका अन्य नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय पतन। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पर पूर्वी और पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं? देखो, दो स्थानों की बात कर रहे हैं, वो पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। मुंबई नागपुर, या फिर आपका सिलचर तथा पोरबंदर, या मुंबई कोलकाता, या फिर नागपुर तथा सिलीगुड़ी। देखिएगा, पूर्वी पश्चिमी गलियारा और एक आता है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा। जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं, जब आप भारत के मानचित्र को देखते हैं तो यहां पर इसमें कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जाती है आपके द्वारा कि भारत का विस्तार आपके उत्तर से दक्षिण की ओर भी है, पूर्व से पश्चिम की ओर भी पाया जाता है। भारत में एक आपके राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक परियोजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इस परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? एनएचआई के द्वारा, एनएचएआई द्वारा यह परियोजना लॉन्च की गई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यह परियोजना भारत के चार बड़े नगरों को, चार भारत के महानगरों को जोड़ने के लिए लॉन्च की गई परियोजना है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आती है, आपके आर्थिक राजधानी मुंबई आ जाती है, दक्षिण भारत में चेन्नई आ जाता है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता आ जाता है। इन चार मार्गों को 6 लेन हाईवे के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना लॉन्च की गई है। अब इसी परियोजना के तहत बाद में उत्तरी पश्चिमी, आपके उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी दो गलियारे बनाए गए हैं, जो भी आपके भारत के उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करते हैं। उत्तरी कौन सा? यहां पर श्रीनगर से शुरू होता है उत्तर दिशा में और सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक सड़क मार्ग जाता है, कन्याकुमारी तक। यह तो कहलाता है आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी वाला उत्तरी दक्षिणी गलियारा। इसी प्रकार से गुजरात के पोरबंदर से, गुजरात में क्या है, एक जगह यहां पर है पोरबंदर, इस पोरबंदर से लेकर असम राज्य के सिलचर नामक जगह तक, असम में है जगह सिलचर, यहां तक आपके एक सड़क मार्ग जाता है इस प्रकार से, जिसे कहते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? पूर्वी पश्चिमी गलियारे का पूछा है, जो सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर आपका असम राज्य में है, पोरबंदर आपका गुजरात राज्य में है। अब यहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। कितने सवाल हमने यहां पर हल कर लिए? हमने बात कर ली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? प्रारंभ में क्या था? दिल्ली,
मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग से जोड़ने की योजना थी। इनको 6 लेन हाईवे के द्वारा जोड़ा गया। फिर बाद में इसी परियोजना के तहत 2 गलियारे बनाए गए। भारत के उत्तरी बिंदु को दक्षिणी बिंदु से मिलाने के लिए श्रीनगर से कन्याकुमारी तक एक सड़क मार्ग बनाया गया था, जिसे आपके उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहते हैं। फिर आपके पोरबंदर जो पश्चिमी तट पर है, इसको असम के सिलचर नामक स्थान जो कि पूर्वी भारत में है, तो पूर्व पश्चिमी गलियारे के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सारे डाउट यहां से याद रख लेना, सारी बातें एक ही जगह मैंने आपके सामने ला दी और भारत का मानचित्र भी आपके सामने रख दिया है। बढ़ते हैं अगले सवाल 5वें की ओर। इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत्य स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? एक पतन की बहुत सारी विशेषताएं दे रखी है, जिसमें कहा गया है कि यह पतन पूर्वी तट पर है, यह पतन अंत्य स्थलीय है, यानी कि इसके चारों ओर स्थलीय भाग है जो कि किसी आपके संकरी नहर या नदी के द्वारा जुड़ा हुआ है समुद्र से, यह अधिकतम गहराई का पतन है और पूरी तरीके से एक सुरक्षित पतन है। इतनी विशेषताएं कौन से पतन के बारे में है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन या फिर विशाखापट्टनम। अब इन पतनों को आप देखेंगे तो यह पतन आपको कहां पर, कौन कौन से तटों पर देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको पतन का नाम दिया है कि एक चेन्नई पतन है, तो यह रहा यहां पर चेन्नई। ऑप्शन बे में क्या दिया है? पारादीप, तो पारादीप आपके ओडिशा वाले क्षेत्र में मिलेगा, पारादीप। एक दिया है आपको तूतीकोरिन, तो यह रहा यहां पर आपका तूतीकोरिन, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। एक दिया है आपको विशाखापट्टनम, तो यह रहा यहां पर आपका विशाखापट्टनम। ये सारे के सारे पूर्वी तट पर है। अब ये सारी सभी प्रकार की विशेषताएं जो क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ये विशेषताएं हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह के लिए। अब इस बंदरगाह की इन विशेषताओं के साथ में एक और विशेषता ऐड कर दी जाए, वो कौन सी विशेषता है कि यहां से लोहे अयस्क का परिवहन किया जाता है, लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है, लोहे अयस्क का निर्यात होता है। तो पूर्वी तट का एक बंदरगाह है जो अंत्य स्थलीय है, अधिकतम गहराई वाला है, पूर्ण तरीके से सुरक्षित है और इससे लोहे अयस्क का परिवहन किया निर्यात किया जाता है। तो वो बंदरगाह है आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? एक शब्द है जो 2 देशों या फिर 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाने वाला है, उसे क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार या फिर स्थानीय व्यापार। ऐसे सवाल हल करो तो इसमें आपको चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि आप यहां पर ऑप्शन बे में बाहरी व्यापार पर जाएं और इसको राइट टिक टिक ठोक दें, फिर आप कहेंगे कि अल्लाह सर ये तो गलत हो गया। ऐसे नहीं करना है, आपको चौथे ऑप्शन तक जाना है और ये होता है आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जिसके 2 रूप देखने को मिलते हैं। एक आपका आयात कहलाता है, जब कोई देश वस्तुएं किसी दूसरे देश से खरीदता है तो वो आयात हो जाता है, और अगर एक देश अपने देश की वस्तुएं या फिर खुद एक वस्तुओं को दूसरे देश को बेचता है तो वो निर्यात कहलाता है। 7वां सवाल है, मुंबई समुद्री पतन की भीड़ को कम करने के लिए किस नए पतन का विकास किया गया? चेन्नई, कांडला, मार्मागांव या फिर जवाहरलाल नेहरू पतन। देखिएगा, मुंबई पतन की बात करते हैं तो पहले देखो ये सारे पतन है कहां पर, ये देख लो। जब आप इस भारत के समुद्री तट को देखते हैं तो इस समुद्री तट पे आपके तट पर, पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर आएंगे तो यहां पर आपको बंदरगाह मिलेगा कांडला, जिसे दीनदयाल उपाध्याय पतन भी कहते हैं। फिर यहां पर आप दक्षिण में आगे चलेंगे तो यहां पर आपको एक पतन मिलता है मुंबई, और मुंबई के पास में यहां पर एक पतन आपको मिल जाएगा जवाहरलाल नेहरू पतन, जवाहरलाल नेहरू पतन। फिर आप दक्षिण में चलेंगे तो यहां पर आपको गोवा में मिल जाएगा मार्मागांव पतन, मार्मागांव पतन। फिर आपके दिया है एक पतन चेन्नई, जो कि आपके आ जाता है पूर्वी तट पर। अब मुंबई पतन पर जो परिवहन ज्यादा हो रहा था, उन लोगों की संख्या को और माल की मात्रा को घटाने के लिए दूसरे पतन का निर्माण किया गया, जो है आपके जवाहरलाल नेहरू पतन,
जो कि इधर मुंबई के पास में ही है। तो राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू पतन। मार्मागांव पतन से ये आपका पतन आपके गोवा के अंतर्गत आ जाता है। अगले सवाल की ओर चलो। निम्न में से कौन सा परिवहन का साधन भारत में प्रमुख साधन है? नीचे परिवहन के साधन है पाइपलाइन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन या फिर वायु परिवहन। भारत का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है जो सस्ता भी है, अच्छा भी है और तीव्र गति वाला भी है? यह साधन आता है आपका रेल परिवहन। रेल परिवहन भारत के आम जनता के लिए, औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण परिवहन साधन होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1952 में, 53 में, 1951 में या फिर 1948 में? वायु परिवहन की बात करें तो यह हवाई मार्ग के द्वारा परिवहन होता है, जो कि आपके सबसे तीव्र होता है, आरामदायक होता है और खर्चीला भी बहुत ज्यादा है। तीव्रता और आरामदायकता लेंगे तो खर्चा ज्यादा आ ही जाता है। यह परिवहन आपके आजादी से पहले यह परिवहन आपके किया जाता था निजी कंपनियों के द्वारा। फिर आजादी के बाद में आपके एक अधिनियम लाया गया था 1953 में, और 1953 में अधिनियम लाकर निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करते हुए इसे आपके सरकारी सेवा के अधीन ले आए थे, और इस परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1 अगस्त 1953 को। कब हुआ था? 1 अगस्त 1953 को एक अधिनियम पारित करते हुए केंद्र सरकार ने इस वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। वर्तमान समय में भारत में रेल खंडों की संख्या कितनी है? 13, 14, 15 या फिर 17? आप रेल खंडों या रेल मंडलों की संख्या देखेंगे तो भारत में यह मिलेगी 17 संख्या। 11वां सवाल है, देश का कितना प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों से होता है? देश का व्यापार समुद्री मार्गों से कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%, 96%, 93% या फिर 94%? जब देखिएगा व्यापार की बात आती है तो अधिकतर व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, और भारत का 95% व्यापार समुद्री मार्गों से हो जाता है। समुद्री मार्गों से होने वाले इस व्यापार में आपके भारत के जो प्रमुख एक लंबी तट रेखा है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है, जिस पर 12 मुख्य बंदरगाह बने हुए हैं और 200 से अधिक छोटे और मध्यम आकार वाले बंदरगाह हैं। बंदरगाह कहो चाहे पतन कहो, ये एक ही होते हैं। प्रमुख पतन कौन कौन से आते हैं, इन पतनों की भी हम लगे हाथ चर्चा कर ही लेते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण पतनों के नाम आपको बता रहे हैं, आगे हम और विस्तार से उनकी व्याख्याएं भी देखेंगे इन सवालों के दौरान। यहां पर सबसे पहले पतन आ जाता है कांडला पतन गुजरात में। फिर यहां पर आ जाता है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मुंबई पतन, और एक पतन आ जाता है यहीं पर जवाहरलाल नेहरू पतन। गोवा में जाते हैं तो आपके आ जाता है मार्मा गाओ पतन। तमिलनाडु में जाते, इसमें कर्नाटक में जाते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका न्यू मंगलोर पतन। तमिलनाडु आपके कर्नाटक में क्या आ जाता है? न्यू मंगलोर पतन। फिर आप यहां पर जाते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका आपके कोची पतन। कौन सा आ जाता है? कोची या कोचीन पतन आ जाता है केरल में। फिर आपके केरल में दक्षिण में जाएंगे तो यहां पर आ जाता है तिरुवनंतपुरम। क्या आ जाता है? तिरुवनंतपुरम। ये तो आ जाते हैं पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर प्रमुख पतन। फिर चलते हैं अगले आपके पश्चिमी पूर्वी तट की ओर, तो यहां पर आ जाता है आपका चेन्नई पतन। चेन्नई से उत्तर दिशा में आगे चलोगे तो इधर आपके आ जाएगा तूतीकोरिन। तूतीकोरिन से फिर आगे चलोगे तो यह आ जाता है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम से आगे चलेंगे तो प्रमुख द्वीप ओडिशा में आ जाता है प्रमुख पतन पारादीप। फिर आप कोलकाता वाले क्षेत्र में जाएंगे, यानी कि पश्चिम बंगाल की तरफ जाते हैं तो यहां पर आ जाता है हल्दिया पतन। फिर आपके आंतरिक भागों में इधर कोलकाता पतन आ जाता है। कौन सा आ जाता है? कोलकाता पतन। तो ये भारत के प्रमुख समुद्री पतन आपको तट रेखा पर दिखाई देते हैं। इनको याद रखना, यहां से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनके पूर्वी तट पर है, पश्चिमी तट पर है, कौन से राज्य में है? अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देश का लगभग 50% लोहा अयस्क निर्यात करने वाला पत्तन कौन सा है? कोची, मार्मागांव, कांडला या फिर मुंबई? देश का 50% लोहा अयस्क निर्यात करने वाला पत्तन। 95% निर्यात आयात निर्यात यानी कि व्यापार आपके समुद्री पत्तनों से होता है। लोहे अयस्क का निर्यात भी समुद्री पत्तनों से किया जाता है, जिसमें एक पत्तन मैंने आपको बताया था विशाखापट्टनम, जहां से लोहे अयस्क का निर्यात होता है। 50% लोहा अयस्क निर्यात कौन सा करता है? तो ये मार्मागांव पत्तन है, जहां से लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। जो आपके हमने पीछे लोहे अयस्क की पेटियां पड़ी थी, उसमें हमने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, जो आपके महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, इन राज्यों में जो लोहा उत्पादित किया जाता है उस लोहे का निर्यात किया जाता है। गोवा और महाराष्ट्र पेटी के लोहे का निर्यात किया जाता है और ये आपके इसी बंदरगाह से किया जाता है। अगला सवाल। अब देखो यहां तक हमने ऑब्जेक्टिव सवाल हल किए थे, अब यहां पर चलते हैं रिक्त स्थान पूर्ति वाले क्वेश्चन। यानी कि आपको एक इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहता है, जिसमें एक बीच में इस प्रकार से डॉटेड लाइन रहती है, यानी कि रिक्त स्थान रहता है। यहां पर आपको उचित शब्द चयन करते हुए लिखना होता है। परिवहन, संचार वे रिक्त स्थान एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो परिवहन, संचार और कौन सा एक ऐसी विधा है जो इनके पूरक होती है? तो ये कौन सी होती है? परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो आप एग्जाम में इस स्थान पर क्या लिख देते हैं कि यहां पर आ जाएगा व्यापार। ये तीनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब कैसे हो जाता है? परिवहन होता है एक संचार होता है और एक होता है आपका व्यापार। अब आपको क्या करना है? आप एक एक उद्योग है या कोई फैक्ट्री है, जहां से संचार के साधनों के माध्यम से आप कांटेक्ट करेंगे कि मुझे कपड़ा खरीदना है। संचार के साधन के माध्यम से कांटेक्ट करेंगे कि मुझे इतनी मात्रा में ये कपड़ा खरीदना है, तो वो संचार के माध्यम से ही आपके लिए कह देगा कि ओके यहां पर खरीद लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे? एक परिवहन का साधन भेजेंगे फैक्ट्री की तरफ कि हमारा ये जो कपड़ा है वो अमुक स्थान पर लेकर आ जाएगा। ये साधन के माध्यम से परिवहन के साधन द्वारा आ जाता है। पर ये आप फिर यहां से क्या करेंगे? आपके दुकान पर परिवहन के साधन का प्रयोग करते हुए कोई ग्राहक आएगा और वो यहां से कपड़ा खरीदकर अपने घर पर चला जाएगा। ये सारी प्रक्रिया, यहां से आप फैक्ट्री से कपड़ा खरीद रहे हैं, दुकान में ला रहे हैं, फिर आपके व्यापारी अपने ग्राहकों को बेचते हैं। ये क्या क्रिया कहलाती है? ये क्रिया व्यापार कहलाती है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या हो गए? परस्पर संबंधित, एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। इनमें से किसी एक स्थान को हटा देते हैं तो बाकी कार्य आपके ठप हो जाता है। अगला सवाल। विश्व में सर्वाधिक सड़क मार्ग जाल वाला देश कौन सा है? ऐसा देश जिसमें सड़क मार्ग का सर्वाधिक जाल होता है वो कौन सा है? हाँ, आंसर भी आप ही को बताना है और वो देश है आपका अमेरिका। सड़क मार्ग के जाल में देशों की बात करें तो नंबर 1 पर तो आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां पर सबसे बड़ा जाल पाया जाता है सड़क मार्ग का। नंबर 2 पर आता है भारत। नंबर 2 पर कौन सा आ जाता है? अपना देश भारत। तीसरा सवाल है, रिक्त स्थान को राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। किसी भी देश की किसी भी देश का आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? यानी कि आर्थिक माप किसे कहते हैं? वो कहा जाता है उसके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही देश में विदेशी मुद्राओं का भंडार संचित होता है और किसी देश के पास में विदेशी मुद्रा का जितना ज्यादा भंडार संचित रहता है, वो देश की अर्थव्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी होती जाती है, उसका उसकी राष्ट्रीय मुद्रा उतनी ज्यादा मजबूत होती जाती है। इसलिए किसी भी देश का बैरोमीटर क्या कहते हैं? आर्थिक अर्थव्यवस्था का या फिर आर्थिक विकास का बैरोमीटर, तो वो कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को। अगला सवाल है, कार्ड व लिफाफा बंद चिट्ठी डॉट डॉट यानी कि रिक्त स्थान श्रेणी की डाक समझी जाती है। जो कार्ड और लिफाफा बंद चीटियां होती है वो कौन सी श्रेणी की डाक समझी जाती है? मैंने आरंभ में आपको डाक की श्रेणियां बताई थी संचार विद्या के अंतर्गत, तो ये कौन सी है? ये समझी जाती है प्रथम श्रेणी। और प्रथम श्रेणी की जो डाक होती है, इस प्रथम श्रेणी की डाक के लिए आपके परिवहन कौन सा काम में लिया जाता है? इनका परिवहन करने के लिए
वायु मार्गों का चयन किया जाता है। वायु मार्गों से प्रथम श्रेणी के डाक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, जिसमें कार्ड और लिफाफाबंद चिट्ठियां आती है। जो द्वितीय श्रेणी के कार्ड होते हैं या द्वितीय श्रेणी की जो डाक होती है, उस श्रेणी की डाक के लिए आप क्या काम में लेते हैं? स्थल परिवहन और जल परिवहन। स्थल वे जल परिवहन को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें आपके किताबें हो गई या रजिस्टर्ड किताबों को बेचना, या फिर आपके अखबार पहुंचाना, या फिर आपके पत्रिकाएं जिन्हें मैगजीन कहते हैं, इनको जब डाक के माध्यम से भेजते हैं तो वो द्वितीय श्रेणी की हो जाती है। ये तो थी आपके रिक्त स्थान पूर्ति वाले कुछ क्वेश्चन। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे अति लघुत्रात्मक सवालों की, जिनका आंसर आपको 20 से 30 शब्दों में देना होता है। यहां से एक क्वेश्चन आएगा आपके 100%, जिसमें पहला सवाल है, सीमा सड़क संगठन का गठन कब और क्यों किया गया था? सीमा सड़क सुरक्षा संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरडीओ का गठन क्यों और कब किया गया था? यह आपके गठन किया गया था 1960 में। 1960 में सीमा सड़क संगठन का गठन किया गया था, और गठन करने का उद्देश्य था, जो देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत में, उत्तरी पूर्वी में और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों के जो सीमांत क्षेत्र हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले क्षेत्र हैं, वहां पर सड़क मार्गों का निर्माण करने के लिए इस संगठन का गठन किया गया था। तो देश के सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करने के लिए इसका गठन किया गया। जैसे भारत पाकिस्तान सीमा के सारे क्षेत्रों में सीमा बनानी है, भारत चीन सीमा के क्षेत्र में आपके रोड बनानी है, या फिर जो ये सीमावर्ती सड़कें हैं, यहाँ की कनेक्टिविटी देश के आंतरिक भागों से करनी है, या देश में किसी आपके सेना की छावनियों से इनकी कनेक्टिविटी करनी है, तो इसके लिए जो सड़कें बनाई जाती है वो आपके इस बीआरडीओ के माध्यम से बनाई जाती है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये शॉर्ट में क्या लिखा जाता है इसे? BRDO, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? देखो, विश्व में बहुत सारी सुरंगें बनाई जाती है, जिसमें आपके रेलवे की सुरंगें भी होती है, जल की सुरंगें भी होती है, फिर उनमें एक आपके राजमार्ग सुरंग होती है, जिनके माध्यम से सड़क मार्ग गुजरा जाता है, जो हाईवेज गुजरते हैं। तो उनमें सबसे लंबी कौन सी है? तो ये सुरंग अपने भारत में ही है, जिसे कहा जाता है अटल टनल या अटल सुरंग, जो कि 9.02 किलोमीटर लंबी है, और यह सुरंग आपके हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में है। इस टनल के माध्यम से मनाली वे लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ा जाता है। मनाली वे लाहौल स्पीति घाटी को कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब मनाली हिमाचल प्रदेश में है। इस मनाली से आप लाहौल स्पीति घाटी की तरफ जाते हैं, तो यहां पर आपके पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को पार करते हुए जाना होता है, और ये पहाड़ियां काफी ऊंचाई पर रहती है। तो शीत ऋतु के दौरान लगभग 6 महीने यहां पर भयंकर बर्फबारी रहने के कारण यहां पर इस पहाड़ी क्षेत्रों का सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो 6 महीने के लिए ये आप लाहौल स्पीति की तरफ इस रास्ते से नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य नीचे से आप एक काट कर सुरंग बना दी गई है, ताकि यहाँ पर मनाली से लाहौल स्पीति तक आपके साल भर कनेक्टिविटी बनी रहे। तो इस सुरंग का नाम क्या है? अटल सुरंग या अटल टनल, जो कि है 9.02 किलोमीटर लंबी, हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के अंतर्गत है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, जो मनाली को लाहौल स्पीति से साल भर कनेक्टिविटी देती है। तीसरा सवाल है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? व्यापार संतुलन क्या है? व्यापार संतुलन के लिए हमने आपको पहले भी बताया कि भाई जो आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, वो दो देशों के मध्य या दो से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है। इस व्यापार के दो प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक, आप एक देश से किसी दूसरे देश को वस्तुएं बेचता है तो इसे आयात कहते हैं। अगर एक देश किसी दूसरे देश से वस्तुओं को खरीदता है तो उसे निर्यात कहते हैं। अगर आयात और आयातित वस्तुओं का मूल्य और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य बराबर हो जाता है तो उसको कहा जाता है व्यापार का संतुलन। यही बात आपको शब्दों में लिखनी होती है। यदि आयात और निर्यात का मूल्य लगभग समान हो जाता है तो उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। कितनी सिंपल सी बातें होती है। अगला सवाल है, पूर्व पश्चिम गलियारा से आप क्या समझते हैं? अब पूर्व पश्चिम गलियारा क्या है, इसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बता दिया था कि भाई भारत के 4 बड़े नगर हैं,
कौन से नगर हैं? भारत का मानचित्र देखते हैं तो उसमें आपको 4 बड़े नगर दिखाई देते हैं। एक तो आपको दिखाई देता है दिल्ली। कौन सा नगर दिखाई देता है? दिल्ली, जो देश की राजधानी है। भारत के लगभग सेंटर में, कुछ इस प्रकार का जो भारत का मानचित्र होता है, इस मानचित्र में आपको 4 बड़े नगर दिखाई देते होंगे। एक तो यहां पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, एक यहां पर भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, एक यहां पर दक्षिण भारत का सबसे प्रमुख और बड़ा नगर आपका चेन्नई है। फिर आप पश्चिम बंगाल में जाते हो तो यहां पर आपका कोलकाता प्रमुख नगर आ जाता है। इन 4 बड़े नगरों को एक दूसरे से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए, इनकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए क्या किया गया है? यहां पर आपके इस प्रकार से सड़क निर्मित की गई है। यह है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 6 लाइन हाईवे बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 6 लेन महाराजमार्ग बनाया गया है इन चारों नगरों को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। अब इसी परियोजना के अंतर्गत, यह परियोजना किसके द्वारा चलाई गई है? NHAI के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी परियोजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी से कनेक्ट किया गया है। कन्याकुमारी से कनेक्ट किया गया है, यानी कि उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से कनेक्ट करने के लिए एक सड़क बनी है, जिसे हम कहते हैं उत्तरी दक्षिणी गलियारा। इसी प्रकार से पश्चिमी तट पर आपके गुजरात में पोरबंदर नामक जगह है। इस पोरबंदर को पूर्व की तरफ हम जाते हैं तो असम के अंतर्गत एक जगह आती है सिलचर। कौन सी जगह आती है? सिलचर, जो कि है असम राज्य में। इस पोरबंदर से सिलचर तक जाने के लिए एक सड़क मार्ग बनाया है, जिसे हम कहते हैं पूर्वी पश्चिमी गलियारा। यहां पर आपको किसका पूछा है? पूर्वी पश्चिमी गलियारे का पूछा है, जो कि यह रहा आपका पोरबंदर से सिलचर तक। राइट आंसर क्या होगा? भारत के पूर्व में स्थित सिलचर को पश्चिम में स्थित पोरबंदर गुजरात से सड़क मार्ग से जोड़ना, यह आपका पूर्वी पश्चिमी गलियारा है। इसके लिए आप ये मानचित्र याद रख लेना। यहां से आपके पूर्वी पश्चिमी पूछे, उत्तरी दक्षिणी पूछे, या फिर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना पूछे, ये आपके सारा यहां पर क्लियर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। उत्तर दक्षिण गलियारे से आप क्या समझते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा, अभी हमने यहां पर चर्चा की, उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा रहा? ये रहा आपके श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक आपका ये गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा आपका आपके आ जाता है भारत के उत्तर में स्थित श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है, उसको भारत के दक्षिण में स्थित कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, उसको सड़क मार्ग से जोड़ना क्या कहलाता है? उत्तर दक्षिणी गलियारा। अगला सवाल, 6 नंबर सवाल आपसे पूछा है, भारत की समुद्री तट रेखा पर प्रमुख व मध्यम पतनों की संख्या कितनी है? भारत की जो मुख्य समुद्री तट रेखा है, इस पर कितने समुद्री पतन है, उनकी संख्याएं कितनी है, प्रमुख समुद्री पतन? तो भारत की तट रेखा पर आप देखेंगे तो उसमें 12 प्रमुख समुद्री पतन आते हैं और 200 आपके मध्यम और छोटे समुद्री पतन होते हैं। इन्हीं पतनों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इन्हीं पतनों के द्वारा आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार यहां से 95% हो जाता है। इन पतनों के माध्यम से भारत का 95% अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो जाता है। बाकी शेष 5% व्यापार है, वो अन्य परिवहन के साधनों के द्वारा किया जाता है। अब इनमें प्रमुख पतन कौन से आ जाते हैं? जैसे आप गुजरात में देखते हैं तो कांडला आ जाता है, महाराष्ट्र में देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पतन और मुंबई पतन आ जाता है, आप गोवा में देखेंगे तो मारमा गांव पतन आ जाता है, कर्नाटक में देखेंगे तो न्यू मंगलूर आ जाएगा, फिर आप केरल में जाएंगे तो कोचीन बंदरगाह आ जाता है, और एक आ जाता है तिरुवनंतपुरम। तो ये आ जाते हैं पूर्वी तट के प्रमुख पतन, पश्चिमी तट के प्रमुख पतन। फिर आप पूर्वी तट की ओर जाएंगे, यानी कि बंगाल खाड़ी वाले क्षेत्र की ओर, तो वहां पर आपको दक्षिण में चेन्नई चेन्नई पतन मिलेगा, फिर वहीं पर आपको तूतीकोरिन मिलेगा, आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो विशाखापट्टनम मिलेगा, ओडिशा में जाएंगे तो पारादीप मिलेगा, पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो हल्दिया मिलेगा,
और पश्चिम बंगाल में आंतरिक भागों में जाएंगे हुगली नदी और गंगा नदी के माध्यम से जुड़ा हुआ समुद्र से, वो मिलेगा कोलकाता पतन। ठीक है, ये प्रमुख पतन है, और 200 आपके मध्यम और छोटे पतन भी है यहां पर। सातवां सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है और किन स्थानों को जोड़ता है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहां चलाई गई थी? भारत की प्रथम ट्रेन कहां चलाई गई थी? तो यह ट्रेन चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर ठाणे के मध्य, ठाणे के मध्य आपके 1853 ईस्वी में। अगला सवाल है आपके सामने, हाल ही में बड़े शहरों और नगरों में 6 कौन से डाक मार्ग बनाए गए हैं? यह सवाल अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, सिंपल से सवाल हैं बाकी के, लेकिन यह थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है कि भाई हाल ही में भारत में बड़े शहरों और नगरों में डाक मार्ग बनाए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? यह संख्या भी याद रखनी है कि इनकी संख्या 6 है, और ये डाक मार्ग कौन कौन से है इनको आपको जरूर याद रखना है। इनमें एक तो है आपका राजधानी मार्ग, एक है आपका मेट्रो चैनल, एक है आपका ग्रीन चैनल, एक है व्यापार चैनल, और एक है आपका बाहरी चैनल, और फिर आपका छठा आ जाता है दस्तावेज चैनल। एक नंबर पर आता है राजधानी चैनल, दूसरा आपका मेट्रो चैनल, तीसरा है ग्रीन चैनल, चौथा है व्यापार चैनल जिसे हम बिजनेस चैनल भी कहते हैं, और पांचवा आता है बाहरी चैनल, और छठा आता है दस्तावेज चैनल। व्यापार चैनल के लिए क्या नाम लिया जाता है? बिजनेस चैनल भी कहते हैं इसको। तो सीधा सीधा हिंदी में बिजनेस चैनल लिखा हुआ भी आ सकता है। तो ये 6 चैनल जरूर याद रखना, आपके 6 आपके डाक मार्ग हैं। 10वां क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग परियोजना से आप क्या समझते हैं? यह परियोजना मैंने आपको पूरी विस्तार से समझा दी है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका आंसर तो बिना देखे छाप ही देंगे। आंसर क्या होगा इसका? कि स्वर्णिम परियोजना भारत के महानगरों, यानी कि जो भारत की मेगा सिटी है, महानगरों का अर्थ क्या है? भारत की मेगा सिटीज कौन कौन सी? दिल्ली राजधानी है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, फिर से आपका दिल्ली आ जाता है, तो इनको जोड़ने के लिए 6 लेन का सड़क मार्ग बनाया गया है, और यह परियोजना NHAI के द्वारा संचालित है। NHAI की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं यहां पर फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा यह परियोजना संचालित की जाती है इन 6 बड़े नगरों को जोड़ने के लिए। और इसी परियोजना के अंतर्गत बाद में पूर्वी पश्चिमी गलियारा और उत्तरी दक्षिणी गलियारा बनाए गए हैं, जिनमें पूर्वी पश्चिमी गलियारा आपके असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, उत्तरी दक्षिणी गलियारा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ता है। अगला सवाल है, भारत के प्रमुख जल मार्ग कौन से हैं? हमने डाक मार्गों की चर्चा कर ली, सड़क मार्गों की चर्चाएं कर ली, अब प्रमुख जल मार्गों की चर्चा कर लेते हैं। उनमें 2 प्रमुख जल मार्ग आते हैं, एक तो आता है जल मार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1, और एक आता है जल मार्ग नंबर 2, नेशनल वाटरवे नंबर 02। जल मार्ग नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 1 आपके गंगा नदी पर बनाया गया है, और नेशनल वाटरवे नंबर 2 आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी पर यह बना हुआ है तो यह हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य है। इलाहाबाद जिसका नवीन नाम आपके प्रयागराज है, इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। हल्दिया कहां पर आ जाता है? पश्चिम बंगाल में आ जाता है। यहां पर इनके मध्य में है, यह गंगा नदी के माध्यम से संचालित है। गंगा नदी जल मार्ग है जो 1620 किलोमीटर लंबा है। इसी प्रकार से आपके सादिया से लेकर धुबरी तक ये असम राज्य के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया आपके 891 किलोमीटर लंबा मार्ग। नेशनल हाईवे नंबर 3 की बात करेंगे तो वो केरल में आता है। केरल की अपतटीय झीलों के माध्यम से, झीलों और नहरों के माध्यम से बनाया गया है। 12वां क्वेश्चन है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन से हैं? पश्चिमी तट के बंदरगाह, सारे बंदरगाहों के हम विस्तार से चर्चाएं कर चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं। पश्चिमी तट पर आपका कांडला बंदरगाह है, इसे दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। मुंबई वृहदतम पत्तन है,
मुंबई वृहत्तम पतन है जो कि प्राकृतिक और खुला पतन है। इसका दबाव कम करने के लिए यहां पर जवाहरलाल नेहरू पतन का निर्माण किया गया है। और कौन सा पतन आता है? मार्मागांव पतन गोवा में है। यहां पर लोहे अयस्क का सर्वाधिक निर्यात होता है। लोहे अयस्क का सर्वाधिक निर्यात मार्मागांव पतन से होता है। और कितना हो जाता है यहां पर? यहां से 50% निर्यात लोहे अयस्क का मार्मागांव से हो जाता है। दूसरा कौन सा पतन है जो लोहे अयस्क का निर्यात करता है? तो वो हो जाता है आपका विशाखापट्टनम पतन, जो कि आपके पूर्वी तट पर है। न्यू मंगलोर पतन ये कर्नाटक में आ जाता है। यहां पर कुद्रेमुखी खानों से निकलने वाले लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। फिर आता है कोची, जो कि आपके लेगुन झीलों के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पतन है। कोची प्राकृतिक पतन भी है और यह काफी गहरा पतन भी है। फिर आते चलते हैं 13वें सवाल में कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन या बंदरगाह कौन से हैं। तो पूर्वी तट की ओर चलेंगे तो आपका सुदूर दक्षिण में चेन्नई मिलेगा, जो कि प्राचीनतम पतन है। और ये एक प्रकार का कृत्रिम पतन है, यहां पर प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम पतन है, यानी कि मानव निर्मित है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त नहीं है। यहां पर व्यापार की मात्रा और सामान लादने में यह दूसरा स्थान रखता है। प्रथम स्थान पर कौन सा आ जाता है? मुंबई पतन, जो कि पश्चिमी तट पर है। फिर आता है विशाखापट्टनम पतन। ये आपके स्थल से गिरा हुआ गहरा और एक सुरक्षित पतन है। और इसी पतन से आपके लोहे अयस्क का निर्यात होता है। लोहे अयस्क निर्यात किया जाता है। जापान जैसे देशों को लोहे अयस्क का निर्यात इसी पतन से होता है। फिर आता है आपका तूतीकोरिन, तमिलनाडु में स्थित है। और यह तूतीकोरिन मालदीव और श्रीलंका से व्यापार करने में सहायक होता है। फिर चल आता है पारादीप पतन, जो कि ओडिशा के अंतर्गत है। और इसी से भी लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है। कोलकाता पतन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन वाले क्षेत्र में एक अंत्य स्थलीय नदीय पतन है। कोलकाता पतन क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर एक अंत्य स्थलीय नदीय पतन है, जो कि इन गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ है। और हुगली नदी की तलछट की गाद इसकी प्रमुख समस्या है। हुगली नदी की तलछट की गाद इसमें आकर जम जाती है, ये इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब यहां पर एक हल्दिया पतन भी है। हल्दिया पतन कोलकाता पतन का दबाव कम करने के लिए निर्मित किया गया है। जैसे मुंबई पतन का दबाव कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पतन बनाया गया है, उसी प्रकार से हल्दिया कोलकाता पतन का दबाव कम करने के लिए हल्दिया पतन विकसित किया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सड़क परिवहन के दो प्रमुख महत्व लिखिएगा। सड़क परिवहन के दो महत्व क्या होते हैं? सबसे बड़ा महत्व है ये आपके डोर टू डोर सेवा देता है, यानी कि आपसे घर से घर तक की सुविधा देता है। ऐसा कोई मार्ग परिवहन की विधा नहीं है जो आपको आपके घर से लेकर जाएगी और आपके घुमा फिरा के फिर से आपके घर तक या फिर डोर टू डोर सेवा दे दे। ये एकमात्र है घर से घर तक सेवा उपलब्ध करवाने वाली विधा सड़क मार्ग है। इसमें आपके कम व्यक्तियों, कम दूरी और कम वस्तुओं के परिवहन में उपयोग किया जाता है। अगर व्यक्ति, वस्तुओं और दूरी कम रहती है, व्यक्तियों की संख्या, वस्तुओं की संख्या और दूरी ये सभी कम रहते हैं, तो इसमें सड़क परिवहन सस्ता होता है। और अगर ये सभी बढ़ जाती है, इसका उलट हो जाता है, आपके व्यक्ति भी ज्यादा है, दूरी भी ज्यादा है और वस्तुएं भी ज्यादा है, तो इसमें रेल मार्ग सस्ता पड़ता है। अगर रेल मार्ग की बजाय यहां पर सड़क मार्ग, जलीय मार्ग है, तो वो और ज्यादा सस्ता पड़ जाता है। 15वां सवाल है पाइपलाइन परिवहन क्या है। इसकी चर्चा हमने शुरुआत में भी कर ली थी, तो यहां पर लिखित रूप में आपको मिल रहा है कि यहां पर पाइपलाइन में क्या होता है? कच्चा तेल, इसमें पाइपलाइन से क्या परिवहन किया जाता है? इस पाइपलाइन के माध्यम से आपके द्रव और गैसीय पदार्थों का परिवहन होता है। द्रव और गैसीय पदार्थ का परिवहन होता है, जिसमें आपके कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, प्राकृतिक गैस, दूध उत्पाद, इनको आपके उत्पादन स्थल से औद्योगिक क्षेत्रों तक परिवहन किया जाता है। दूध के लिए आप देखेंगे तो भारत में हालांकि यह शायद नहीं मिलेगा कहीं पर पाइपलाइन से परिवहन, लेकिन न्यूजीलैंड के क्षेत्र में, न्यूजीलैंड देश में उत्पादन क्षेत्रों से यानी कि डेयरी फार्मों से औद्योगिक क्षेत्रों तक, फैक्ट्रियों तक दूध की सप्लाई और दूध प्रोडक्ट्स की सप्लाई आपके पाइपलाइन के माध्यम से होती है। 16वां सवाल है सीमांत सड़कों का महत्व बताइएगा। हमने चर्चाएं कर ली इसकी भी, तो इसका महत्व क्या होता है? दुर्गम क्षेत्रों तक अधिगम्यता को बढ़ाकर आर्थिक विकास में सहायता देना और सीमावर्ती क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का विकास करने की जिम्मेदारी आपके इन सीमांत सड़कों के माध्यम से मिल जाती है बीआरडीओ को।
भारत की प्रमुख आयातित वस्तुओं के नाम बताएगा। ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनका आयात भारत करता है, यानी कि दूसरे देशों से खरीदी जाती है? तो उसमें सबसे बड़ी आयातित वस्तु होती है पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चा तेल। कच्चा तेल या कच्चा पेट्रोलियम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल कहते हैं, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं, या इसी को हम खनिज तेल कहते हैं। भारत अपनी आवश्यकता का 85% खनिज तेल दूसरे देशों से आयात करता है। कच्चा तेल आयात किया जाता है, फिर हमारे यहाँ की रिफाइनरियों के द्वारा उसको रिफाइन किया जाता है। और मजे की बात यह है कि उस रिफाइन किए हुए तेल को हम भारत में काम में भी लेते हैं, और काम में लेने के बाद हम इसको दूसरे देशों को बेचते भी हैं। पेट्रोलियम और इनके उत्पाद, रत्न और जवाहरात आधारित वस्तुएं, धातुएं, मशीनें, कृषि और अन्य उत्पाद इसमें शामिल होते हैं। 18वां सवाल है, भारतीय रेल के तीनों गेजों के नाम बताएगा। भारतीय रेल परिवहन में 3 प्रकार की गेज है। गेज का अर्थ क्या होता है, जब आप रेलवे ट्रैक पर जाते हैं तो यहां पर आपको रेलवे की एक पटरी दिखाई देती है और एक रेलवे की यहां पर ये दूसरी पटरी दिखाई देती है। इन पटरियों पर आपके ट्रेन चलती है, इन पटरियों पर आपके ट्रेन के पहिए चलते हैं। तो इन पटरियों के मध्य की दूरी के आधार पर दूरी होती है, उस दूरी को गेज कहा जाता है। इस गेज की लंबाई के आधार पर, इस दूरी के आधार पर आपके 3 प्रकार के गेज भारत में हैं, जो कि आपके बड़ी गेज, आपके मीटर गेज और आपके नैरो गेज होती है। बड़ी गेज जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, ये आपके 1.6 मीटर की होती है। ये कितनी होती है, 1.6 मीटर इनकी चौड़ाई होती है पटरियों के मध्य। मीटर गेज में आपके 1 मीटर की चौड़ाई रहती है। नैरो गेज में आपके 0.61 या 0.72 मीटर का गैप पाया जाता है। अगला सवाल, हाँ, तो ये आपके आखिरी सवाल था। यहां तक हम सारे सवालों की हम चर्चा कर चुके हैं, जो मैंने आपके लिए अति महत्वपूर्ण सवाल कलेक्ट किए हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सवालों के माध्यम से आपके सारे चैप्टर का रिवीजन हो चुका है, पूरा अध्ययन आपने अच्छे से कर लिया है। अब इन इसके साथ ही आपकी इस पाठ्य पुस्तक का भी मैंने पूरा रिवीजन करवा दिया है। यहां पर आपके कुछ मानचित्र वाले क्वेश्चन बचते हैं, तो इनके लिए हम एक और क्लास रखेंगे, जिसके माध्यम से आपके जितने भी मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन बनने की संभावना है, उन सभी स्थानों को हम विभिन्न मानचित्रों के माध्यम से भारत के मानचित्र में अंकित करते हुए चलेंगे, और एक क्लास में वो पूरा आपके 4 नंबर का सवाल हल करने की कोशिश करेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद।